आखिर हम अपने बच्चों को उर्दू क्यों सिखाएं? अब तक आपने लोगों से बहुत तरह की दलीलें सुनी होंगी कि हमारी ज़बान है, हमें अपने मज़हब के बारे में जानकारी मिलेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम इस मौजू पर साइंसी नुक्ता नज़र से गौर करेंगे कि अगर हम उर्दू सीखते हैं तो क्या ये हमारे ज़हनी नशोनुमा के लिए, हमारे दिमाग को बेहतर बनाने के लिए क्या उर्दू सीखना बेहतर है? इससे कबल आइए पहले हम कुछ डायग्राम देखते हैं, कुछ खाके देखते हैं जो दिमाग से मुतल्लिक़ हैं। देखिए, मोटे तौर पर दिमाग को इन 5 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है, जिसमें से ये लाल रंग का जो हिस्सा है ये फ्रंटल लोब कहलाता है। और फ्रंटल लोब यानी आगे का, पेशानी की तरफ का हिस्सा। इस हिस्से का ताल्लुक़ हमारे कुछ सीखने से, हमारी शख्सियत से या हमारे रवैये से होता है। और ये जो पीले रंग का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पैरेटल लोब कहलाता है, यानी ये सिर के ऊपर का हिस्सा है। ये हिस्सा आमतौर पर हिस्सी इत्तलात वसूल करता है और उन्हें बाहम मरबूत रखता है। और ये जो नीले रंग का हिस्सा है ये ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है। ऑक्सीपिटल लोब यानी ये हमारे सर का पिछला हिस्सा है, यानी गुद्दी की तरफ से, जिसे पुश्त सर भी कह सकते हैं, ये वो हिस्सा है। और ये जो कत्थई रंग का, ब्राउन रंग का हिस्सा दिख रहा है ये टेम्पोरल लोब कहलाता है, यानी ये दोनों तरफ के कनपट्टी के अंदर का हिस्सा है। इस हिस्से में नत्क या बोलने से मुताल्लिक़ हिस्से शामिल हैं। इस तस्वीर में दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को मज़ीद छोटे हिस्सों में तक़सीम किया गया है। अब देखिए, ये लाल रंग से दिख रहा है ये हिस्सा, ये फ्रंटल लोब है। इसके इस हिस्से में किसी चीज़ पर गौर करने, इसकी मनसूबाबंदी करने या मसाइल हल करने से मुताल्लिक़ न्यूरॉन्स या खोलिए होते हैं। और इस हिस्से में बोलचाल से मुताल्लिक़ हिस्से होते हैं। और ये हिस्सा जो पैरेटल लोब कहलाता है, इसका ये हिस्सा ज़बान सीखने से मुताल्लिक़ है। और टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब इस हिस्से में आते हैं। इसका ये हिस्सा पढ़ने से मुताल्लिक़ है। और इसका ये हिस्सा हमारी बसारत, किसी चीज़ को देखने की सलाहियत से मुताल्लिक़ है। और ये हिस्सा यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किसी चीज़ की समात से मुताल्लिक़ होते हैं। तो हम अपने दिमाग का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, दिमाग के जितने बड़े हिस्से का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हमारा दिमाग फ़ाल होगा और उतना ही उसकी सलाहियत बढ़ेगी, उतनी ही उसकी नशोनुमा होगी। तो हम हिंदी जानते हैं या अंग्रेज़ी जानते हैं,
تو اس لکھ پڑھ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم ہندی پڑھتے ہیں انگریزی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ رسم الخط بائیں سے داہنی طرف لکھے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اسے پڑھنے سے متعلق دماغ کا جتنا حصہ ہے وہ تو ہمارا ڈیولپ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ اردو بھی سیکھتے ہیں تو اردو رسم الخط داہنے سے بائیں جانب لکھا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ذہن کا ہمارے دماغ کا کچھ اور حصہ کچھ اور سیلز وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں انہیں پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. تو اس طرح ہمیں صرف ہندی یا انگریزی جانتے ہیں اس کے بنسبت ہم اردو بھی جانتے ہیں تو ایک فائدہ تو ہمیں یہ ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ اردو کے حروف کی شکلیں جتنی زیادہ اردو رسم الخط میں بدلتی ہیں اتنی شکلیں وہ انگریزی یا ہندی میں نہیں بدلتی ہیں. تو ہمیں مختلف شکلیں پہچاننا پڑتی ہیں اور فیصلہ کرنا پڑتا ہے یہ کون سا حرف ہے. اور تیسری چیز یہ ہے اردو میں کہ اردو بغیر اعراب کے لکھی جاتی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے انگریزی بغیر واولز کے لکھی جائے یا ہندی زبان بغیر ماتراؤں کے لکھی جائے اور پھر ہمیں یہ اندازہ لگانا ہو کہ یہاں پر کون سا واول ہے یا کون سی ماترا ہے یا کون سا اعراب ہے, کہاں پر زبر ہے, کہاں پر زیر ہے, کہاں پر پیش ہے, یہ سب ہمیں سوچنا پڑتا ہے, دماغ پر زور ڈالنا پڑتا ہے. تو جب ہم اس دماغ پر زور ڈالتے ہیں تو اس سے ہمارے دماغ کے مزید سیل مزید نیورونز بھی ایکٹیو ہوتے ہیں, ان کا بھی استعمال ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ہندی یا انگریزی کے ساتھ اردو بھی سیکھتے ہیں تو ہمیں ہمارے دماغ کا مزید حصہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. لیکن کیا اس بات کا کوئی سائنسی تجزیہ کیا گیا ہے؟ جی ہاں, ابھی چند ماہ قبل یہ یہاں لکھنؤ کے مرکز برائے بائیو میڈیکل ریسرچ کے شعبہ نیورو امیجنگ کے سائنسداں جناب اتم کمار نے اس سے متعلق ایک تحقیق کی. ڈاکٹر اتم کمار اپنی اس تحقیق میں اس نتیجے پر پہنچے کہ اردو پڑھنے سے ذہنی نشو و نما میں مدد ملتی ہے. اس موضوع پر انہوں نے ایک تحقیقی مقالہ بھی لکھا ہے جو بین الاقوامی سائنسی جریدے نیورو سائنس لیٹرز میں شائع بھی ہو چکا ہے. ڈاکٹر اتم کمار کا کہنا ہے کہ جب ہم کچھ پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ کا اگلا حصہ جسے فرنٹل لوب کہتے ہیں اس کا بیشتر حصہ استعمال ہوتا ہے. ہمارے دماغ کا یہ حصہ بیشتر ذہنی امور مثلا فیصلہ کرنے کی صلاحیت, اچھے برے کی تمیز, جذباتی توازن, تناؤ سے نپٹنے, اطلاعات کی پروسیسنگ اور تجزیے وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. اچھا, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اردو سیکھنے سے قوت فہم زائل ہونے کی رفتار سست ہو جاتی ہے. یعنی جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہماری قوت فہم میں کمی آتی ہے جاتی ہے. لیکن اگر ہم اردو بھی سیکھتے ہیں تو اس سے ہماری وہ رفتار قوت فہم میں جو کمی آتی ہے اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے. اور بچے جب کچھ سیکھتے ہیں تو کچھ بچوں کو اس میں دشواریاں محسوس ہوتی ہیں. یہ ایک طرح سے کی ذہنی خامی ہے اور اس ذہنی خامی کو بھی دور کرنے میں اردو کی تعلیم معاون ہے. اب ڈاکٹر اتم کمار کا کہنا ہے کہ انہوں نے اردو میڈیم اسکول کے طلباء کی برین میپنگ کے ذریعے ان کا یہ کہنا ہے کہ اردو میڈیم اسکولوں کے کچھ طلباء کو انہوں نے لیا اور ان سے کچھ متن اردو کا پڑھوایا اور متن پڑھنے کے دوران انہوں نے MRI مشین کے ذریعے ان کی برین میپنگ کی. برین میپنگ
क्या है? ब्रेन मैपिंग एक फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक है, और ये मकनातीसी अर्ताश के ज़रिए दिमाग का एक खाका तस्वीर बनाती है, और उसके ये तकनीक आलमी सतह पर इस्तेमाल होती है। डॉक्टर उत्तम कुमार का कहना है कि हम जब कोई ज़बान सीखते हैं तो इस अमल के दौरान दिमाग में कुछ नकुश उभरते हैं, कुछ नुक्ते उभरते हैं। इन सभी नुक्तों को खतूत के ज़रिए मिलाने का नाम ही मैपिंग है। अगरचे सभी ज़बानों के लिए इस खाके की बुनियादी हुदूद को ज़ाहिर करने वाले खतूत तकरीबन यकसां होते हैं, ताहम इस ढांचे का बारीकी से मुताला करने पर रस्मुल ख़त और सौतियात के बास फ़र्क नज़र आता है। ज़बानों में इल्म हिजा या सौती इकाई की तहरीरी शक्ल और सौती इकाई की मैपिंग में इसी बुनियाद पर फ़र्क भी होता है। डॉक्टर उत्तम कुमार का ये कहना है कि हमने हुरूफ और सौती इकाई की नक्शाबंदी का इस्तेमाल किया, जो ज़बानों को ट्रांसपेरेंट यानी सीखने में आसान और डीप यानी सीखने में मुश्किल दो ज़ुमरों में तकसीम करती है। मसलन हिंदी और जर्मन आसान ज़बानें हैं, जबकि फ़्रांसीसी और अंग्रेज़ी थोड़ी मुश्किल ज़बानें हैं। और उर्दू, उनका कहना है कि उर्दू डीपेस्ट है, यानी इन ज़बानों के मुकाबले इसे सीखना ज़्यादा मुश्किल है। चुनांचे उर्दू पढ़ने में दिमाग के मज़ीद हिस्से का इस्तेमाल होता है, जो दिमागी सेहत के लिए बेहतर है। इसके अलावा उर्दू को दो लिहाज से मज़ीद फ़ौक़ियत हासिल है, और वो है हुरूफ की बसरी पेचीदगी और तहरीर की सिमत। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यानी उर्दू दाहिने से बाएं जानिब लिखी जाती है, जबकि हिंदी या अंग्रेज़ी ज़बानें बाएं से दाहिने जानिब लिखी जाती हैं। डॉक्टर उत्तम कुमार का कहना है कि निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद के मुहक्किकीन पहले ही ये नताइज अक्स कर चुके हैं कि ज़ू लिसानियत यानी बाईलिंगुअलिज़्म अल्ज़ाइमर और क़ुव्वत फ़हम का इज़ाले की ताख़ीर में मुआविन है। यानी अगर कोई शख्स दो ज़बानें जानता है, दो ज़बानें बोलता है और दो ज़बानें उसने सीखी हैं, तो उसे अल्ज़ाइमर देर से होगा, क़ुव्वत फ़हम का इज़ाला जो शुरू होता है वो भी देर से शुरू होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों को सीखने में दिक्कत आती है, ख़ुसूसन तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में दुश्वारी होती है, उनके लिए उर्दू सीखना नहायत मुफीद है, क्योंकि इससे दिमाग के बसरी हिस्से की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। उसकी वजह है कि जो लोग हिंदी ज़बान जानते हैं और उर्दू भी जानते हैं, तो उर्दू जानने की वजह से वो कुछ सौती हुरूफ, कुछ सौती इकाइयाँ वो ज़्यादा जानते हैं, कुछ तलफ़्फ़ुज़ उनका बेहतर होता है, और इससे जो उनके सीखने की सलाहियत है वो बेहतर होती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को भी उर्दू सिखाएं।